ये है। तो जनाब इस किताब पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और इसमें एक दो बातें हैं लेकिन वो मैं आगे चलकर पूछूंगा। लेकिन अब हम आते हैं आपकी एक और किताब की तरफ। इसका भी उर्दू तर्जुमा भी हुआ है, तो आइए ज़रा सा ये किताब देखते हैं। हाँ, ये है जी लेटेस्ट किताब मेरी। इसका नाम है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ओरिजिन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस 1947 to 2011। और इसी का तर्जुमा आप उर्दू ज़बान में हुआ है और ये एम वसीम साहब ने इसका तर्जुमा। हाँ जी। पाकिस्तान अस्करी रियासत, इर्तिका नहीं क्या होता है, इब्तिदा, इर्तिका और नताइज 1947 से 2011 तक जी। ये तो जनाब ये किताब लिखने की आपको ख्वाहिश क्यों हुई? ये अब थी कि पाकिस्तान में मिलिट्री बार बार क्यों हुकूमत में आ जाती है। अच्छा। तो हर आर्गुमेंट यही है ना कि वाई सो इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी अनयूजुअल स्टेट है ना, मजहब के नाम पे बनी, बाद में कहते हैं हम जमहूरियत बनना चाहते हैं, और कोई लोग कहते हैं ये इस्लामिक होनी चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ, वो मैं कहता हूँ इट इज नाइदर फिश नॉर फोल। ठीक है। या इस्लामिक स्टेट बने जैसे ईरान है या सऊदी अरेबिया है, ठीक है, या आप डेमोक्रेटिक स्टेट सेकुलर बने जो कि होनी चाहिए। ठीक है। तो यू कांट मिक्स द टू। ठीक है। इफ यू डू वो कुछ भी नहीं बनता। तो खैर ये गैरिजन स्टेट इज एक्सप्लेनिंग व्हाई द आर्मी इज इन पावर ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस पे थोड़ी सी बात तो पहले हो चुकी हुई है जी जी जी। कि क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी थी इसकी। अच्छा, इन्होंने इसका फायदा क्या उठाया? जी जी। इन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तान के हवाले से हमारी जो सरहदें हैं वो बड़ी अनप्रोटेक्टेड है, तो किया क्या जाए। इकोनॉमिक पावर भी नहीं थे ये, सारी इंडस्ट्री जो थी हिंदुस्तान की वो तो वहां रह गई, हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर था। सही। कोई प्रोडक्शन नहीं थी। सही। तो इन्होंने सोचा कि हम फॉरेन पावर्स को अपना वो बनाते हैं पैटर्न। अच्छा। और इन्होंने अमेरिका के साथ बात की कि अगर आप हमें इकोनॉमिक एड दें और मिलिट्री एड दें तो हम जो कम्युनिज्म को रोकने की जंग है हम आपकी सर-ए-फ़हरिस्त की वो एक फ्रंटलाइन स्टेट ये माफ करना, ये हमारी डिमांड टू द अमेरिकन है। अच्छा, हमने खुद पेश किया। हाँ, और ये कब की बात है? ये एक्चुअली 1946-45 से अच्छा बनने से पहले, क्योंकि अमेरिका ये अमेरिका में इस किताब पे उन्होंने हाशिश इसलिए की है कि आई हैव शोन कि अमेरिका वाज टोटली अपोज्ड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। हाँ जी। वो एक हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान के हक में थे। अच्छा। उनका ख्याल था कि जो रियल थ्रेट है साउथ एशिया को वो चाइना से आएगा। अच्छा। ये उनकी थ्योरी है। अच्छा, ठीक है। अमेरिका का एक्सपीरियंस रूजवेल्ट का सोवियत कम्युनिज्म का इतना नेगेटिव नहीं था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों पार्टनर रहे थे। And Roosevelt for some strange reason had a good opinion about Stalin. अच्छा। But मगर चाइना में वो कॉमिंटेंग के सपोर्टर थे। अच्छा। और उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस कम्युनिज्म के खिलाफ था। ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिकन पॉलिसी ये थी, a strong India with a united army is important to keep the Chinese out. ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी जो ये थी, ब्रिटिश पॉलिसी इसके बरक्स है। ब्रिटिश पॉलिसी फ्रॉम 1833 has been the great game, ठीक है, to keep Russia away from South Asia. अच्छा। और जब वो सोवियत यूनियन हो गया तो वो तो फिर है ना, it multiplies as a threat. कि ना सिर्फ वो एक ग्रेट पावर है, वो एक आइडियोलॉजिकल पावर। तो इंडिया जो है ना वो क्या कहते हैं, द बोगी, जो ब्रिटिश बोगी है हैज बीन द सोवियत यूनियन। अच्छा। द अमेरिकन बोगी वाज द चाइनीज कम्युनिस्ट। ओके, समझ गया? जी जी बिल्कुल। तो जब अब पाकिस्तान बन रहा था, अच्छा एक और मसला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड जस्ट एंडेड और सारी अमेरिकन रिसोर्सेज थे टू बिल्ड अप नेटो, टू प्रिवेंट सोवियत यूनियन इन एडवांसिंग इन वेस्टर्न यूरोप। बिल्कुल। तो 1949 तक तो वो तब जाके ट्रीटी बनी है ना नेटो की, दे वर ऑल डिवोटेड टू यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। अच्छा। उसके अलावा मिडल ईस्ट में उनका एक इंटरेस्ट था बिकॉज ऑफ ऑयल, और साउथ एशिया में बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे ना कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था उनका। अच्छा। वो तो जब उन्होंने देखा कि नेहरू जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के हक में है और वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहा, तब 1951 में जाके पाकिस्तान की जो है ना सुनाई हुई है वहाँ पे। ये वहाँ पे अपने भेजते रहे, प्राइम मिनिस्टर भी गए वहाँ पे,
जरफुल्ला भी गए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फिर जनरल जिया अयूब भी गए प्लीड करने, और ये क्लासिकल मैंने कोट किया, इन्होंने उनको कहा कि हमें $2 बिलियन की आप आर्मामेंट दें, और उन्होंने जो लिखा है कि ये क्या समझते हैं कि डॉलर जो हैं वो दरख्तों पे उगते हैं। सही बात, एंड वी गॉट ओनली 10 मिलियन विच इज 0.5% ऑफ व्हाट वी वर डिमांडिंग। ये लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस था पाकिस्तान। बट 51 में जब उन्होंने देखा कि साउथ एशिया में तो हमारा कोई एलाई नहीं है और ये एलाई बनने के लिए बहुत तैयार है, तब दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग पाकिस्तान। सो वी वेंट टू देम, दे डिड नॉट कम टू अस। ठीक है, ये एक किताब में बिल्कुल, और इसका तमाम तर फायदा फौज को हुआ है, उसी को तो हुआ है। बिल्कुल, जब आप आम करेंगे तो किसे करेंगे? बिल्कुल, तो वो सारा फायदा उन्हें हुआ है, सारा फायदा हुआ। तो ये गैरिजन स्टेट में हमने ये शो किया है कि इस स्टेट की जो जियोग्राफी है उस, हाँ, उन्होंने अपनी मिलिट्री वीकनेस को अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के में कन्वर्ट करके तो फॉरेन एड लेनी शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन आप ये देखें जो एड देता है वो फिर अपने हुक्म भी तो करता है ना। और तो बाद में पाकिस्तान जो है उनको अमेरिका की पॉलिसी माननी पड़ी अफगान जिहाद में, उसमें ये खुद भी बहुत तैयार थे। बिल्कुल, हाँ, तो उसके बाद 65 वॉर में अमेरिका के साथ इनके ताल्लुक बुरे हो गए, फिर ये चाइना की तरफ चले गए। उसके बाद जब अफगान ये ईरान रेवोल्यूशन आया है और अफगान कम्युनिस्ट आए हैं तो ये सऊदी अरेबिया के साथ मिल गए। हमने हमेशा फॉरेन पावर्स की मदद से अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को वो किया है अपना। हाँ, इसका अब सारा असर जो है पॉलिटिकल सिस्टम पर कैसे होता है। जी जी, एक इंस्टीट्यूशन जब पावरफुल होती है, रिसोर्सफुल हो जाती है, तो उसका बैलेंस विज़-अ-वी द सिविल सेक्टर बढ़ जाता है। हमारी सिविलियन लीडरशिप आफ्टर लियाकत अली खान वाज इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, और इसको ब्यूरोक्रेसी ने भी खराब किया, गुलाम मोहम्मद ने और इन सब लोगों ने मिलके, मतलब ब्यूरोक्रेसी भी उतनी खराब रही है। और अब वही ना पॉलिटिशियन कोई काम के थे ना ब्यूरोक्रेसी थी, तो यहाँ पे कभी अवामी ताकत बानी नहीं सकी। अयूब अपना जुल्फकार अली भुट्टो साहब आए तो वो एक दौर था कि अवाम की मदद से ये पावर में आए, और उससे पहले इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के तोड़ने में एक बड़ा पॉजिटिव एक लीडिंग रोल प्ले किया, क्योंकि एक यूनाइटेड पाकिस्तान में ही कुड नॉट हैव बीन प्राइम मिनिस्टर, द अरिथमेटिक वाज अगेंस्ट हिम। ठीक, तो उसमें इन्होंने याहिया खान और मुजीब का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उसको कम करने का रोल नहीं किया, बल्कि उसको ज़्यादा बढ़ाया। खैर पाकिस्तान टूट गया, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन आते साथ इन्होंने विद इन डेज पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना ली जो सब ने बड़ी सेलिब्रेट की। साथ ही इन्होंने वो बलोच लीडरों के साथ झगड़ा डाल दिया। उसके बाद इनका झगड़ा पड़ गया फ्रंटियर हुकूमत के साथ। सही, तो वंस अगेन यू डिड इट, बलूचिस्तान में तो आर्मी गई ना। सही, तो आर्मी एक दरवाजे से बाहर निकली थी, फिर वापस ये ले आए, और फिर इनका झगड़ा जब शुरू हुआ तो he was thrown out and Ziaul Haq came to power. अच्छा, जिया रिटर्निंग काम इज द रिटर्न, वो कोइंसाइड कर रहा है, इधर ईरान इस्लामी आ जाता है और एक शिया थ्रेट है, उधर अफगानिस्तान में वो आ जाता है, कम्युनिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, और सो दे टर्न टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, और सऊदी अरेबिया का एलाई है अमेरिका, सो उसके जरिए से मजीद इनको आर्मामेंट मिले, और आईएसआई को एक्चुअली जो सारा अफगान जिहाद इन द फील्ड है ना, ये आईएसआई ने कंडक्ट किया। सही, उन्होंने मिलिट्री अमेरिकन मिलिट्री पीपल को वहां पे आने नहीं दिया, दे वर नॉट अलाउड, दे वर जस्ट अलाउड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है कि अब जब हम, ये आपकी किताब है 2011 तक, ठीक है ना, अब आप क्या सूरत हाल देखते हैं 2016 में बैठ के कि जो तालिबानी फैक्टर है अब कुछ कम होता जा रहा है, अमेरिका भी जो है अफगानिस्तान से बाहर जाने के मूड में है, ठीक है ना, लेकिन ये अब भी इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रुपों को इन पर इल्ज़ाम है कि ये साथ लेकर चल रहे हैं, इंडिया भी वही आप इन पर वो कर रहा है, ठीक है ना, और अमेरिका भी यही कहता है। तो आपके ख्याल में इन हालात में अब अस्करी जो रियासत आप जब कहते हैं तो इसमें पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? फ़ौज इन चीज़ों से निमटने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती है? अच्छा, ये जो सवाल है इसका मैंने किताब में यही जवाब दिया है जी जी कि इसकी जो है ना ये सारी अस्करियत वो फॉरेन डोनर्स की वजह से है।
लेकिन एक बात और नोट करें, इस दौरान में दे आर वेरी क्लेवर, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया है। ठीक है। तो ये अब उस तरह डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट तो है, लेकिन ये अपने न्यूक्लियर वेपन की वजह से दुनिया में एक अपनी एक, लेकिन न्यूक्लियर पावर का तो ज्यादातर सहरा भुट्टो के सर जाता है, उसके बाद नवाज शरीफ ने भी ले लिया। वो मैंने कहा ना, हमारी पॉलिटिकल लीडर और मिलिट्री लीडर हैव ऑलवेज बीन वन। ठीक है, कि वी हैव टू बी मिलिटरीली स्ट्रांग। ओके, हाँ, ये इसमें कभी कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, डिटेल्स में फर्क है। ठीक है, बेसिक पॉलिसी एक ही है। जब वहां जाते हैं कि तुम्हारी कहाँ होगी पहुंच, हमारी कहाँ होगी, वहां वो उसमें झगड़ा है, इंटरनल झगड़ा है, लेकिन वो बाहर से नहीं, वो यही। लेकिन क्या दुनिया में कोई और मिसालें ऐसी हैं कि जो फॉरेन एड जो है वो अस्करी मिलिट्री लेती हो और उस बुनियाद पर मुल्क चलाया जा रहा हो? कोई और मिसाल है ऐसे किसी मुल्क? शायद इतना डायरेक्ट तो नहीं है। हाँ। लेकिन देखें, साउथ कोरिया पहले मिलिट्री एड के साथ चलता था, लेकिन उन्होंने जमहूरियत फरोग दिया, कर ली। हाँ। अपना आप कह सकते हैं ताइवान भी बेसिकली मिलिट्री था, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आ गई। मुसलमानों का प्रॉब्लम है इस्लामिज्म। ठीक है, वो वहाँ पे मिसिंग है ना। अच्छा, वहाँ तो देखिए ना, अमेरिकी फौजी अड्डे भी होते थे। हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ अगर होंगे भी तो कभी सामने नहीं लाए गए। हाँ, वो थे बड्डा बेर में। हाँ, सामने सामने नहीं लाए, लेकिन वो तो खुल्लम खुला, उनके तो फौजी बैरक्स थे बिल्कुल अलग। हाँ, वो तो ये है कि उनकी जंग भी हो रही थी ना फॉरेन पावर्स के साथ। जी, हमारी तो ऐसे नहीं हुई। बैटरीज रनिंग लो। हाँ, चलें आप आगे। हाँ, बोलते जाए। हाँ, वो रिकॉर्ड होता जाएगा। जी जी, हो रहा है। अच्छा, वो हो रहा है। अच्छा, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अब इन हालात में जो इन्होंने तैयार किए थे ना अपने, क्या कहते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स। जी जी जी। तो होता ये है कि जब ये लोग तैयार हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वही जो उनको तैयार करते हैं वो उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक। तो किस हद तक ये इनके हुक्म के साथ इन्होंने मुंबई का अटैक किया और किस हद तक इन्होंने खुद ही ये डिसाइड किया। लेकिन बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ में अगर आपकी टेरिटरी से कोई जाके कहीं बाहर कोई टेररिज्म करता है तो क्योंकि स्टेट सॉवरन है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है। बिल्कुल। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कैरिड आउट बाय पाकिस्तानीज। बिल्कुल, ये उनको ऑर्डर दें या ना दें। लेकिन एक और भी है कि ये तालिबान के चंद ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को भी उन्होंने बहुत टेरराइज किया है। हमारे 50,000, कोई कहता है 80,000 लोग मारे गए हैं इनकी टेररिज्म की वजह से। तो ये क्यों स्टेट इस पे रिएक्ट नहीं करती? बिल्कुल, ये एक इट्स अ पजल व्हिच वी कांट सॉल्व एक्सेप्ट बाय सेइंग कि ये वंस अगेन आइडियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है और फोरसाइट कोई नहीं है। ठीक है। किसी मुझे एक मिलिट्री एनालिस्ट ने कहा था कि द पाकिस्तानी जनरल्स आर टू द टॉप आर टेक्टिकल थिंकर्स। ठीक, यानी ये स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं है। ठीक। कारगिल कर लिया, इन्फिल्ट्रेटर 65 में भेज दिए, सही भाई उसको पूरा फॉलो अप कैसे करना है, पॉलिटिकल गेन क्या है, मिशन क्या है, वो कभी वर्कआउट ही नहीं किया। यहाँ पे भी कारगिल में बड़ा सरप्राइज तो कर लिया, बट व्हाट वाज द पॉलिटिक्स? उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा अमेरिका। ये हमारे कमांडर इन चीफ तक जो है ना, दे आर टेक्टिकल, दे आर एक्चुअली एट द लेवल ऑफ ब्रिगेडियर्स। ये फील्ड कमांडर्स हैं, बिल्कुल, जो जनरल बन गए हैं। ठीक है। जनरल की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो ऑल द वे कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग डिफीट को वर्कआउट करे। ठीक, कि डिफीट में भी तो कोई हमारी पोजीशन होगी ना, पोजीशन होगी। हाँ, तो वो है, वो नहीं करते, वो सरसरी, वो मतलब वो एक खास मौके पर खास फायदा उठाने के लिए हाँ। एक छोटा सा काम कर लिया और ये भी नहीं सोचते कि उसके आगे लॉन्ग रन जो है क्या फवायदा, क्या उनको पता भी है, उनको पता भी है। तो लेकिन ये कहते हैं वो एक विशियस सर्कल बन जाता है। बिल्कुल, कि अब उसमें ये सब फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और तो ये निकल भी नहीं सकते, निकल नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप 2-4 मिनट उस पर बात करेंगे जो आप अपनी नई किताब अभी जिसकी जो है आप अभी उसकी क्या कहना चाहिए कि लाने की कोशिशों में लिख रहे हैं अभी आप एक नई किताब जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। हाँ जी, ये मैंने जो बस वही तो पाकिस्तान में एक और कंट्रोवर्सी आज तक चलती रही है कि जिन्ना साहब क्या चाहते थे। जी जी जी। अच्छा, एक बात पे भी इस पे भी झगड़ा है कि क्या वो पाकिस्तान बनना चाहते थे या कि नहीं। इट्स अमेजिंग। जी 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 जी। अब सारे लोग कहते हैं उन्होंने बहुत कमाल किया, ज्योग्राफी बदल दी, हिस्ट्री बदल दी, पाकिस्तान बना दिया। लेकिन ये साथ साथ कहते हैं जी पाकिस्तान तो वो चाहते ही नहीं थे, एक ग्रुप कहता है। बिल्कुल, ये आयशा जलाल और इसके सपोर्टर्स, व्हिच आई थिंक इज जस्ट रबिश। अच्छा, ये नॉनसेंस है। जिन्ना
very much wanted Pakistan, and he said partition is the way to create Pakistan. But as a politician he was conscious of the fact कि क्या हो सकता है ये ना बने, तो उसके लिए alternative thinking भी वो करते थे कि भी compromise के लिए तैयार भी थे. But preference जो है वो हमेशा से वो natural भी है. If you want Pakistan, India should be partition. बिल्कुल. अच्छा, इस पे एक मैंने ये है कि what is actually, क्या उस वक्त जब ये काम कर रहे थे तो जैसे कि आज के पाकिस्तान में होता है, मैं एक ऐसी ज़िमनी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो आज के हवाले से है कि जब ऐसी बातें होती है तो गद्दार गद्दार कहा जाता है. कभी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये नारे लगे वहाँ हिंदुस्तान में कि गद्दार गद्दार? नहीं, उन्होंने तो हमेशा कहा है ना कि ये अंग्रेज के अपना के साथ मिल गए हैं. हाँ. ये बल्कि उनकी ऑफिशियल पोजीशन भी है. हाँ. कि इन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर हिंदुस्तान तोड़ा भी है. बिल्कुल. और ये एक हद तक गलत भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अंग्रेज के साथ ना मिलते तो पाकिस्तान ना बनता ही ना. हाँ, तो एक का हीरो दूसरे का विलन. ये तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन व्हाट वी नो इज ही डेवलप्ड अ होल सेट ऑफ आर्गुमेंट्स. सही. व्हाई मुस्लिम नीड अ स्टेट. बिल्कुल. और उसको उन्होंने बड़ा रिलेंटलेसली परस्यू किया. तो मैं अच्छा, दूसरा है कि अब पाकिस्तान बन गया तो व्हाट डिड ही वांट पाकिस्तान टू बी, इस पे बेतहाशा बहस है. तो उस पे मैंने उसमें मैंने 3 लेवल रखे हैं. ठीक है. आई से द 22 नॉट 22 मार्च 1940 स्पीच इन लाहौर एज प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ जिन्ना, जो लाहौर रेजोल्यूशन के एक दिन पहले थी. बिल्कुल. उसको ले. उसमें 2 नेशन थ्योरी का पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने दिया है. ठीक है. वाई पाकिस्तान, हिंदू ये हैं, हम ये हैं, इस्लाम कहता है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते. सारी आर्गुमेंट्स हैं. ठीक है. अगले 7 साल में उन्हीं आर्गुमेंट्स को उन्होंने परस्यू किया डिटेल में, और पाकिस्तान वजूद में आया. ठीक है. लेकिन इन हालात में उन्होंने मुसलमानों को साथ लाना था ना. तो या उसके अंदर कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई लिबरल है, कोई कट्टर मुसलमान है, कोई फंडामेंटलिस्ट है. तो हर एक को उन्होंने जो एक प्लेज कह सकते हैं आप दिया, वो ये था कि ये एक स्टेट होगी जिसमें शरीयत क्यों नहीं अपना अप्लाई होगी. ठीक है. शरीयत जो है वो हो नहीं सकता कि मुसलमानों के लिए अप्लाई. चले, इस किताब पर जो है जब किताब आएगी तो फिर हम फिर एक नशिस्त रखेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे. यहाँ मैं 2 आपसे चाहूँगा कि मुख्तसर आप जवाब दे दें मुझे. एक सवाल ये है कि अबुल कलाम आज़ाद को जो कहा जाता है कि उनका विजन बहुत आगे का था और वो सही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट है? अच्छा, ये दोनों सवाल जो है बड़े इंटरेस्टिंग है. देखें, जो अपना अबुल कलाम आज़ाद का जो स्पीच है वो मैंने फिर ये पिछले दिनों दोबारा सुनी है. बिल्कुल. तो उसमें से 90% जो बातें उन्होंने कही थी वो तो साबित हो गई हैं. मैंने अपनी पंजाब वाली किताब में एक और उनका सैयद अहमद सईद किरमानी, जो हमारे पंजाब के लॉ मिनिस्टर रहे, वो मुस्लिम फेडरेशन, स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे शायद. अच्छा. तो वो 46 में दिल्ली गए और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की वहाँ पे एक इवनिंग प्रेयर हो रही थी. तो मैं वहाँ पे भी चला गया. मैं तो कट्टर मुस्लिम लीगी था, लेकिन मेरे पे बड़ा असर हुआ कि उन्होंने कुरान शरीफ को भी और बुद्धा के उसको भी और बाइबल को भी और गीता, सब में से जो मैसेज दिया वो प्यार मोहब्बत का था. सही. उसके बाद हम चले गए अबुल कलाम आज़ाद को मिलने. तो वो कहते हैं मुझे अभी आज तक याद है अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि आप वहाँ पे पाकिस्तान बना लें, वहाँ पे मुसलमान तो होंगे, इस्लाम नहीं होगा. अच्छा. ये उनका एक और मजीद है. अच्छा. क्योंकि जब इस्लाम के नाम पे आप जुल्म शुरू कर दें, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दें, तो वो आइडियल फलसफा तो नहीं ना रहता, सोच नहीं रहती. तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. तो वो तो लगता है कि उनकी बातें जो है ना वो दुरुस्त थी. ठीक. अब फेलियर स्टेट की बात जो, अच्छा, फेलियर स्टेट की, फेलियर पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी मैं कहता हूँ. अच्छा. स्टेट का फेलियर एक तो हुआ है ना कि ईस्ट पाकिस्तान भी लॉस्ट. हाँ, ठीक है. बट आई डोंट थिंक आई विल गो सो फार एज से पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट. ठीक है. इट्स अ डिफेक्टिव स्टेट. कोई आपको ऐसा नजर नहीं आता कि दोबारा से कोई बांग्लादेश पाकिस्तान के किसी हिस्से से उस तरह की कोई रियासत जन्म ले सकती? अभी फिलहाल आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आता? नॉट एट द मोमेंट. आई थिंक द पाकिस्तान मिलिट्री इज good for good and bad, strong enough to preserve the unity of Pakistan. बिल्कुल. सिर्फ बलोचिस्तान में है ना जरा एक, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है.
और पाकिस्तान आर्मी इज टू स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। तो उसका ब्रेक अवे और कराची अलग हो जाएगा, ये इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल। सो दिस इज जस्ट नॉनसेंस। तो दोस्तों ये आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की गुफ्तगू। तो डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत कुछ हम अभी पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, और आपकी बड़ी मेहरबानी, इतनी बातें हुई हैं। हाँ, नॉलेज से इंटरव्यू मेरा हुआ है, इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं आपके पास आया हूँ स्वीडन, कभी आप कनाडा तशरीफ़ लाएँ, तो वहाँ हमारा एक पूरा ग्रुप है और हम सब आपको सुनना चाहेंगे। आप आइए, वहाँ तशरीफ़ लाइए, आपके बड़ी बड़ी मेहरबानी। और वहाँ पे फिर आपसे गुफ्तगू। कनाडा में, टोरंटो में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको सबको सलाम। बहुत बिल्कुल जनाब, सलाम पहुंच रहा है, खासतौर पे डॉक्टर खालिद सुहेल तो मेरे बड़े सज्जन है ना जी। बिल्कुल, वो मेरे भी हैं और मैं उनको एक उस्ताद का दर्जा देता हूँ और दोस्त का। और मेरे दोनों एक नई किताब आई है जो उन्होंने मुझे भेजी है, तो बड़ी बड़ी मेहरबानी उसके लिए भी। ठीक, बड़े ओरिजिनल थिंकर हैं वो। बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि हम सब दोबारा इकट्ठे इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।